हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 32 लेक्चर। ये मेरा 32 लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 31 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे, एचआरएम के इस सब्जेक्ट पे मैं 31 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय 32 लेक्चर वीडियो ऑन दिस सब्जेक्ट। तो चलिए एक बार शॉर्ट पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये सारे ही टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक मैं बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। एंड जॉब इवैल्यूएशन पे एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं एंड जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये तीनों टॉपिक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जॉब इवैल्यूएशन के मेथड्स क्या हैं। देखिए, हमने ये तो जान लिया कि जॉब इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, ठीक है, बट करेंगे कैसे, कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है, वो हम करेंगे कैसे। तो उसके लिए 3 मेथड्स बताए गए हैं। क्या नाम है इन मेथड्स का? रैंकिंग मेथड, क्लासिफिकेशन मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड। तो ये 3 मेथड बताए गए हैं जिसकी हेल्प से यू कैन डू जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, और एक बात और कहना चाहूंगी कि इन लेक्चर वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आप पिछला लेक्चर वीडियो जिसमें मैंने जॉब इवैल्यूएशन होता क्या है वो बताया है, वो अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि जॉब इवैल्यूएशन होता क्या है, तब तक आप उसके मेथड्स कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा। वैसे चलिए एक बार शॉर्ट में बताती हूँ जॉब इवैल्यूएशन है क्या। जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक वे है ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ जॉब। किसी जॉब की रियल वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो पर्टिकुलर जॉब ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, उसकी रियल वैल्यू निकालना ना सिस्टमैटिक मैनर में, साइंटिफिक मैनर में, दैट इज कॉल्ड जॉब इवैल्यूएशन। तो जॉब इवैल्यूएशन तो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी के हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाती है, अपना जो भी वेज स्ट्रक्चर है, ठीक है, पे स्ट्रक्चर है, उसको डिजाइन कर पाती है। ठीक है, एक सही पे स्ट्रक्चर तभी डिजाइन कर पाती है। तो इसलिए जॉब इवैल्यूएशन तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसके प्रॉपर हमें मेथड्स पता होने चाहिए कि जॉब इवैल्यूएशन करेंगे कैसे। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला है रैंकिंग मेथड, दूसरा है क्लासिफिकेशन मेथड, तीसरा है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं जॉब इवैल्यूएशन के। तो चलिए एक एक करके इन मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज रैंकिंग मेथड। पहला मेथड क्या है? रैंकिंग मेथड। तो रैंकिंग मेथड हम बात करें तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। ये जॉब इवैल्यूएशन के जो 3 मेथड मैंने अभी नाम आपको बताए हैं उसमें जो सिंपलेस्ट मेथड है ना, सबसे आसान मेथड है, वो है रैंकिंग मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, जो जॉब्स हैं उनको अरेंज किया जाता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू, इन ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट। यानी कोई पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जॉब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अहमियत रखती है, ठीक है, उस जॉब की क्या वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसको अरेंज किया जाता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट से लोएस्ट में अरेंज किया जाता है इस मेथड में, रैंकिंग मेथड। देखिए नाम क्या है, रैंकिंग, यानी इसमें क्या कर दी जाती है, रैंक कर दिया जाता है जॉब्स को। जॉब J1 है, जॉब J2 है, जॉब J3 है, इनकी रैंकिंग कर दी जाती है। कहां से कहां तक? हाईएस्ट से लोएस्ट तक, ठीक है, हाईएस्ट से लोएस्ट तक इनकी रैंकिंग कर दी जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग देम, यानी उस पर्टिकुलर जॉब में कितनी डिफिकल्टी है, कितनी मुश्किल है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे उनकी रैंकिंग की जाती है। ठीक है, अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे इनकी रैंकिंग की जाती है। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू की जॉब है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। जो हाईएस्ट वैल्यू की जो जॉब है, जो सबसे डिफिकल्ट जॉब है, हाईएस्ट वैल्यू की जॉब है, उसको टॉप रैंक पे रखा जाता है। एंड जो लोएस्ट वैल्यू की जॉब है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कम है, जो कम डिफिकल्ट है, उसको बॉटम पे रखा जाता है। तो इस तरीके से रैंकिंग की जाती है। बट एक बात है कि ये जो रैंकिंग मेथड है ये इजी तो है, ठीक है, आसान है ना, जॉब्स को रैंक करना ये इजी तो है, ठीक है, लेकिन ये जनरली एप्लीकेबल है छोटे ऑर्गेनाइजेशन में। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहीं पर ये मेथड ज्यादा एप्लीकेबल है, वहीं पे आप इसको इजिली अप्लाई कर सकते हैं।
जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आप डिफरेंट जॉब को कंपेयर करना, क्योंकि कंपेयर करेंगे तभी तो रैंक कर पाएंगे। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इससे क्या होगा, और अगर प्रॉपरली आप रैंक नहीं करेंगे तो क्या होंगे, एम्प्लॉयज खुश होंगे कि ऑफेंड हो जाएंगे। अगर जो जॉब्स है उनको आपने प्रॉपरली रैंक नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर है उसने जॉब्स को प्रॉपरली रैंक नहीं किया, तो क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे, ऑफेंड हो जाएंगे, ठीक है। वो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और उनकी जॉब को बहुत कम वैल्यू दी जा रही है, ठीक है, उसकी रैंक नीचे है, तो क्या होंगे, एम्प्लॉय ऑफेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे रैंकिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये मेथड काम करता है, बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इट इज डिफिकल्ट। तो इसलिए जरूरत थी कि और अच्छा मेथड भी आए, इसीलिए सेकंड मेथड और थर्ड मेथड आया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मेथड है रैंकिंग मेथड, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड है, ठीक। एक एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। एग्जांपल है जैसे ये देखिए, डिफरेंट जॉब्स हैं, मैनेजर की जॉब, अकाउंटेंट की जॉब, अकाउंट क्लर्क की जॉब, परचेज असिस्टेंट की जॉब, ठीक है, और भी कई जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब, बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है, ऑफिस बॉय की जॉब, ठीक। तो इनकी क्या की गई, रैंकिंग की गई, ठीक है, रैंकिंग की गई। जो हाईएस्ट वैल्यू वाली जॉब है, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट वैल्यू की जॉब है, उसको हायर रैंक दी गई। हायर रैंक मतलब फर्स्ट रैंक पे रखा गया, फिर उससे कम वैल्यू की उसके बाद, फिर उससे कम वैल्यू की उसके बाद, ऐसे करके रैंकिंग की जाती है। और फिर इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो भी फिर इसी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिजाइन किया जाता है। मैनेजर क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू की जॉब है इसलिए इसकी सैलरी भी हाईएस्ट होगी। अकाउंटेंट इससे कम वैल्यू की जॉब है इसलिए उसकी सैलरी भी इससे कम होगी। तो इस तरीके से रैंकिंग की जाती है। इस तरीके से क्या किया जा रहा है, जॉब इवैल्यूएशन यानी जॉब का मूल्यांकन किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि फाइंड आउट किया जा सके रियल वर्थ ऑफ द जॉब, उस पर्टिकुलर जॉब की रियल वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, रैंकिंग मेथड। इसमें क्या किया जाता है, जॉब्स की रैंकिंग कर दी जाती है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट से लोएस्ट तक जॉब की रैंकिंग कर दी जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर, वेज स्ट्रक्चर है, वो उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। तो दिस इज रैंकिंग मेथड, फर्स्ट मेथड, रैंकिंग मेथड, ठीक। बट इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि ये हाईली सब्जेक्टिव है, ठीक है। सपोज करिए किसी को लग रहा है कि मैनेजर की जो जॉब है वो ज्यादा हाई वैल्यू की है, बट किसी को अगर लग रहा है कि अकाउंटेंट की जो जॉब है वो हाई वैल्यू की है, तो इट इज अ सब्जेक्टिव, इट इज हाईली सब्जेक्टिव। ये जो मेथड था हाईली सब्जेक्टिव था, किसी के अकॉर्डिंग जॉब J1 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के अकॉर्डिंग जॉब J2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसीलिए ये जो मेथड था ना, दिस इज हाईली सब्जेक्टिव मेथड। एंड इस मेथड को यूज करेंगे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा भी हो सकता है कि इंप्लॉय ऑफेंड हो जाए, तो इसलिए देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि और ज्यादा साइंटिफिक और ज्यादा अच्छा मेथड हो जॉब इवैल्यूएशन का। तो इसीलिए फिर आया मेथड सेकंड एंड मेथड थर्ड आया। पहले हम मेथड सेकंड पढ़ते हैं। मेथड सेकंड क्या है, क्लासिफिकेशन या कह लीजिए ग्रेडिंग मेथड। मेथड सेकंड क्या है, क्लासिफिकेशन या ग्रेडिंग मेथड। तो नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मेथड में क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, यानी कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है, ग्रेडिंग की जा रही है। तो इस मेथड में क्या हुआ था, इस मेथड में जो जॉब्स हैं, ठीक है, जॉब J1 J2 J3, जो डिफरेंट जॉब्स है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ग्रुप कर दिया जा रहा है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इस जॉब के जो कैरेक्टरिस्टिक है, इन जॉब्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर दिया जा रहा है, इनको ग्रुप कर दिया जा रहा है, ठीक है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ स्किल, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू डू दैट जॉब। उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, जॉब J1 को करने के लिए या J2 या J3 को करने के लिए क्या एक्सपर्टीज, क्या स्किल रिक्वायर्ड है, उसके बेसिस पे इनकी क्या कर दी जा रही थी, ग्रुपिंग कर दी जा रही थी, ठीक है। एंड एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी था कि जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर जॉब को करने में, इसके बेसिस पे जॉब्स जो है उनको ग्रुप कर दिया जा रहा था डिफरेंट कैटेगरी में। तो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से कुछ प्री डिटरमाइंड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, प्री डिटरमाइंड जॉब के ग्रुप होते हैं या जॉब के क्लासेस कह लीजिए होते हैं। प्री डिटरमाइंड यानी पहले से डिटरमाइन किए हैं, पहले से स्टैब्लिश है, एंड पर्टिकुलर जॉब जो है इनको इन ग्रुप में असाइन किया कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपने सुना होगा ना रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती वाली वैकेंसी निकलती है ना, रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती, ग्रुप बी की भर्ती। तो ये इन्होंने क्या किया है, ये कैटेगरी कर दी है। ग्रुप डी में कुछ जॉब J1 J2 J3 आते थे, ग्रुप बी में जॉब J4 J5 J6 आते थे,
तो ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन ही तो किया जाता है उसमें। ये आपने सुना होगा क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर सुना है ना वर्ड, क्लास 1 ऑफिसर, यानी ये क्लास 1 जो कैटेगरी है उसके उसकी पोजीशन है, उसकी जॉब है। ठीक है, तो यही है क्लासिफिकेशन मेथड या ग्रेडिंग मेथड। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे क्लास 1 एग्जीक्यूटिव, ये ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ग्रुप जैसे पहले से बना दिए, जैसे क्लास 1 एग्जीक्यूटिव, क्लास 2 स्किल्ड वर्कर, क्लास 3 सेमी स्किल्ड वर्कर, क्लास 4 अनस्किल्ड वर्कर। तो क्लास 1 जो है एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑफिसर्स हुए, आपके मैनेजर हुए, ये डिप्टी मैनेजर हुए, ठीक है, सुपरवाइजर हुए, ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव। स्किल्ड वर्कर में क्या क्या आ सकता है, जैसे आपके परचेज असिस्टेंट हुए, कैशियर हुआ, अकाउंटेंट हुआ, ये क्या है, स्किल्ड वर्कर। सेमी स्किल्ड में जैसे मशीन ऑपरेटर हुआ, ठीक है, ये सब सेमी स्किल्ड में। और अनस्किल्ड यानी जिसके लिए स्किल ना रिक्वायर्ड हो, जैसे ऑफिस बॉय हुआ, ठीक है, आपका ये फाइल क्लर्क हुआ, ठीक है, तो ये सब अनस्किल्ड में आ गए। तो यहाँ पे क्या किया गया, जॉब को कैटेगरीज में, क्लासेस में, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। और ठीक है, तो इस तरीके से जॉब इवैल्यूएशन किया जा सकता है कि जैसे जो क्लास 1 की जॉब है उनकी हाई, उनका जो सैलरी पैकेज है दैट विल बी डिफरेंट, जो क्लास 3 के जो एम्प्लॉयज हैं उनका सैलरी पैकेज अलग है। तो इस तरीके से जॉब इवैल्यूएशन होता है, यहाँ पे जॉब्स को डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एंड ये जो मेथड था, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, कितना समझना आसान है, एंड इट इज एक्सेप्टेबल, एम्प्लॉयज ने इसे एक्सेप्ट भी किया। इसीलिए बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने यही जो जॉब इवैल्यूएशन का मेथड है यही यूज होता है अधिकतर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तभी आपने रेलवे की भर्ती सुनी होगी, ग्रुप डी की भर्ती, ग्रुप बी की भर्ती सुनी है ना। तो यहाँ पे क्या है, जॉब को इन्होंने ग्रुप में डिवाइड किया है। तो दिस इज अ मेथड विच इज वेरी पॉपुलर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये मेथड काफी पॉपुलर है, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड ग्रेडिंग मेथड। चलिए अब आ जाते हैं अपने तीसरे मेथड पे, पर तीसरा मेथड बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब मई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप डिफरेंट प्लेलिस्ट मैंने बनाई है इन सब्जेक्ट की, वो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। 650 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। और एक चीज और मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये मई 2023 तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं या कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, मई 2023 तक। एंड चैनल को आपने मेरा फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करके प्लीज मुझे बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं, आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा कि नहीं सीखा। सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस मैम इस लेक्चर से हमने कुछ सीखा है, ठीक है, नहीं सीखा तो वो भी बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड अगर मेरे वीडियोस पे अपलोडेड जो नोट्स है अगर वो चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है, ठीक है, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज फैक्टर कंपैरिजन मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट तीनों जो मेथड है उसमें सबसे ज्यादा कह लीजिए साइंटिफिक और सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक मेथड यही है, फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ठीक है। तीनों मेथड में सबसे ज्यादा साइंटिफिक, सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक जो मेथड है जॉब इवैल्यूएशन का, दैट इज फैक्टर कंपैरिजन मेथड। नाम क्या है, फैक्टर कंपैरिजन, यानी इस मेथड में क्या किया जा रहा है, फैक्टर्स को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। नाम क्या है, फैक्टर कंपैरिजन मेथड, यानी किसी पर्टिकुलर जॉब को करने में डिफरेंट कोई पर्टिकुलर जॉब जो है उनको कंपेयर किया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर के बेसिस पे उन जॉब को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, और उससे किया जाएगा जॉब इवैल्यूएशन। तो इस कॉन्सेप्ट को इसमें यूज किया गया है। चलिए मैं आपको बताती हूँ और एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी, आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले तो ये जो मेथड है ना, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ ऑल। मोस्ट कॉम्प्लेक्स मत कहिए, सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेथड एंड दिस इज एप्रिशिएबल एंड कंसिस्टेंट मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या किया जाता है, यहाँ पे रैंकिंग कंप्लीट, देखिए लिखा है अंडर दिस मेथड इंस्टेड ऑफ रैंकिंग कंप्लीट जॉब, यानी कंप्लीट जॉब की रैंकिंग नहीं की जाती है, यहाँ पे जॉब को रैंक किया जाता है
अकॉर्डिंग टू सीरीज ऑफ फैक्टर। ये खास बात है। जो फर्स्ट मेथड था रैंकिंग मेथड, वहां पे आप पूरी जॉब को रैंक करते थे, जैसे मैनेजर हुआ, इंजीनियर हुआ, अकाउंटेंट हुआ, वहां पूरी जॉब को रैंक करते थे। लेकिन यहाँ पे जॉब को रैंक किया जाता है, यहाँ पे भी किया जाता है, लेकिन जॉब को रैंक कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स। इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है। आप इन फैक्टर्स को रैंक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या है अभी मैं बताऊंगी। तो उन फैक्टर्स को रैंक किया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। किसी जॉब को परफॉर्म करने में मेंटल एफर्ट, यानी दिमागी कितना, मेंटल एफर्ट कितना करना पड़ रहा है, फिजिकल, शारीरिक फिजिकल एफर्ट कितना करना पड़ रहा है, स्किल क्या रिक्वायर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सुपरवाइजरी क्या है, सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वर्किंग कंडीशन, कैसी वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंपेयर किया जाता है इस मेथड में, ठीक है। एंड उसका एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखिए लिखा है, इंस्टेड ऑफ मेरली असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वेटेज अ मॉनेटरी वैल्यू इज असाइन। यानी एक वेटेज तो असाइन किया ही जाता है, उसके साथ एक मॉनेटरी वैल्यू असाइन की जाती है, और फिर उन सबको सम कर दिया जाता है, और उसके बेसिस पे फिर उस पर्टिकुलर जॉब का जो वेज है, जो सैलरी है, वो डिटरमाइन होती है इस मेथड से, ठीक है। कैसे होती है, एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बनाया हुआ है। फैक्टर कंपैरिजन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो फैक्टर कंपैरिजन मेथड में जो भी जॉब्स हैं, की जॉब्स हैं, ठीक है, उन सबको एक तरफ आपने लिखा, जैसे इलेक्ट्रिशियन की जॉब, प्लम्बर की जॉब, वेल्डर की जॉब, क्लीनर की जॉब, स्वीपर की जॉब, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए ये 5 जॉब ली है। अब ये जो जॉब है डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। इस जॉब को परफॉर्म करना है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप इस जॉब को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप इन जॉब को इवैल्यूएट करेंगे। कौन कौन से फैक्टर, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने फैक्टर लिखे हैं, बाकी कुछ और फैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे फिजिकल एफर्ट कितना करना पड़ रहा है, मेंटल एफर्ट कितना करना पड़ रहा है, स्किल क्या रिक्वायर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रिक्वायर्ड है, किस वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़ रहा है। तो ये कुछ फैक्टर हो गए, ठीक। अब क्या किया जाएगा, रैंक किया जाएगा सिलेक्टेड जॉब को अंडर ईच फैक्टर, ठीक है। यानी ये जो डिफरेंट जॉब्स है, जॉब J1, J2, J3, J4, J5, अब इनको रैंक करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर, इन फैक्टर के बेसिस पे इनको रैंक किया जाएगा, ठीक है। और ये रैंक कौन करता है, जॉब इवैल्यूएशन कमिटी होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जॉब इवैल्यूएशन कमिटी होती है, जिसका काम होता है जॉब को इवैल्यूएट करना। तो देखिए जैसे एग्जांपल के लिए फिजिकल एफर्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो इनकी सबसे पहले रैंकिंग की जाती है। 1 रैंक किसको दिया जाएगा, जिसमें हाईएस्ट फिजिकल एफर्ट करना पड़ा है। तो जो जॉब इवैल्यूएशन कमेटी है उसने पाया कि प्लम्बर को सबसे ज्यादा फिजिकल एफर्ट करना पड़ा है, तो इसको रैंक दी 1। उसके बाद वेल्डर, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद क्लीनर, उसके बाद स्वीपर, ठीक है। तो ये रैंकिंग कर दी, ठीक है, रैंकिंग कर दी। अब इस रैंकिंग के बेसिस पे, ठीक है, इस रैंकिंग के बेसिस पे अब मॉनिटरी वैल्यू असाइन की जाती है इन फैक्टर्स को। अब समझ में आया, पहले क्या किया जाता है, ये डिफरेंट जॉब्स हैं, ये डिफरेंट जॉब्स हैं। अब इन जॉब को फिजिकल एफर्ट, ये पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है फिजिकल एफर्ट। तो फिजिकल एफर्ट जो फैक्टर है, इनकी फिजिकल एफर्ट फैक्टर को रैंक किया जाएगा। जैसे इन 5 जॉब में सबसे ज्यादा फिजिकल एफर्ट किससे करना पड़ रहा है, तो कमिटी ने पाया कि प्लम्बर, एग्जाम्पल है ये केवल, कमिटी ने पाया कि प्लम्बर को करना पड़ा है, तो प्लम्बर को 1 रैंक दी गई, वेल्डर को 2, इलेक्ट्रिशियन को 3, क्लीनर को 4, स्वीपर को 5, ठीक। तो ये तो रैंक दे दी गई, रैंक कहिए चाहे इसे वेटेज कहिए, ठीक है, रैंक कहिए चाहे इसे वेटेज कहिए, ये वेटेज कर दी गई। अब इसके अकॉर्डिंग इसको एक मॉनिटरी वैल्यू असाइन होगी, ये सब कमिटी करती है, मॉनिटरी वैल्यू असाइन होगी। तो प्लम्बर क्योंकि सबसे ज्यादा फिजिकल एफर्ट है तो मॉनिटरी वैल्यू 14 असाइन की गई। उसके बाद वेल्डर है तो उससे कम है तो 12 असाइन की गई, इलेक्ट्रीशियन उसके बाद है 11 की गई, उसके बाद कौन है, क्लीनर है 9 की गई, स्वीपर है 8 की गई, ठीक, इस तरीके से की गई। दूसरा फैक्टर देखते हैं, एक और एग्जाम्पल और बताती हूँ। दूसरा जैसे फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर लेते हैं मेंटल एफर्ट, ठीक है। मेंटल एफर्ट कितना करना पड़ रहा है, तो कमिटी ने पाया कि मेंटल एफर्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रीशियन को करना पड़ रहा है, फिर प्लम्बर को, फिर वेल्डर को, फिर क्लीनर को, फिर स्वीपर को, तो ये रैंकिंग हो गई। अब उसी के अकॉर्डिंग मॉनिटरी वैल्यू असाइन की गई। तो इलेक्ट्रीशियन को सबसे ज्यादा करना पड़ रहा है ना, तो मॉनिटरी वैल्यू 14 दी गई, फिर उससे कम 10 दी गई, फिर 7 दी गई, 6 दी गई, 4 दी गई, तो ये मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। तो इस तरीके से
हर एक फैक्टर, जैसे स्किल हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, वर्किंग कंडीशन हुआ, तो हर एक फैक्टर की पहले की जाती है रैंकिंग और उसके अकॉर्डिंग इनको एक मॉनेटरी वैल्यू असाइन की जाती है। ठीक है, तो ये काम किया जाता है फैक्टर कंपैरिजन मेथड में। ठीक, और फिर इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो फिर इनकी जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू थी, जैसे 11, 14, 15, 12 और 8, इनको सम करेंगे तो आ जाएगा 60। तो ये आ गया इनका वेज रेट। ठीक है, ये आ गया इनका वेज रेट, तो इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट फैक्टर कंपैरिजन मेथड का। फैक्टर कंपैरिजन मेथड में इस तरीके से किया जाता है। फैक्टर कंपैरिजन मेथड में समझ में आ गया। सबसे पहले इधर लिखा जॉब्स, फिर इधर लिखा फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर पे इस जॉब को इवेलुएट किया जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इनकी की जाएगी रैंकिंग। ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इनकी की जाएगी रैंकिंग एंड फिर उसके बाद उन्हें मॉनेटरी वैल्यू असाइन होगी और फिर हॉरिजॉन्टली इनको सम कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली सम कर देंगे तो ये आपका वेज रेट आ जाएगा, डेली वेज रेट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है फैक्टर कंपैरिजन मेथड में। ठीक है, ये समझाने के लिए आप ये वाला एग्जांपल लेकर के एग्जाम में समझा सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो मेथड है दिस इज लॉजिकल मेथड। ये मेथड बहुत ही लॉजिकल, एनालिटिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मेथड है। ये इस मेथड की मेरिट है। और इस मेथड की डीमेरिट क्या है, नुकसान क्या है, या कह लीजिए ड्रॉबैक क्या है इस मेथड का। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना थोड़ा सा मुश्किल था। वैसे इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसानी से समझ गए होंगे मुझे लगता है आप। तो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। आपको सोचिए, ये तो एग्जाम्पल मैंने 5 जॉब्स का लिया। ऑर्गेनाइजेशन में तो कितने टाइप की जॉब होती है, कितने सारे फैक्टर्स हैं, तो इट इज लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली है। जो भी ये एनालिसिस करेगा वो एक क्वालिफाइड पर्सन ही करेगा एनालिसिस ये वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, यही इसके डिसएडवांटेज है। बाकी इसके एडवांटेज काफी है कि ये सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है, एनालिटिकल है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ और इसी के साथ हमारा जो जॉब इवैल्यूएशन का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। अब हम अगले लेक्चर वीडियो में कुछ नया टॉपिक, कुछ नए चैप्टर के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।